2023 की नई होंडा एसपी नए अवतार में लॉन्च हो चुकी है। इसकी स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस लगभग 85,000 से लेके 89,000 तक है। अब इसी प्राइस रेंज में टीवीएस राइडर 125 जो कि काफी बेहतर गाड़ी है, आपको लगभग 1,000 से लेकर के 11,000 रुपए महंगी मिलती है। वही ग्लैमर लगभग शाइन के बराबर के ही कीमत में मिलती है। पल्सर NS 125 जो काफी बेहतर और स्पोर्टी स्पीड के लिए जाने वाली 125 सीसी की गाड़ी लगभग आपको 11,000 से लेके 16,000 रुपए महंगी मिलती है। तो क्या ऐसे में इस नए 2023 SP 125 को खरीदना फायदे का सौदा है या फिर नहीं है? आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर 2023 SP 125 के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स जो आपको हमेशा की तरह सिर्फ यहीं पे जानने को मिलेंगे और कहीं नहीं। यू गाइस जस्ट स्टे ट्यून विथ मी। दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले बात करते हैं इसके दिल की, ये कैसे धड़कता है। तो यहाँ पे हमेशा की तरह आपको जो पहले मिलता था वही 123.94 या फिर 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आपको मिलता है। मैक्स पावर 10.72 PS की यहाँ जनरेट हो जाती है और मैक्स टॉर्क 10.9 Nm का यहाँ आपको मिलता है। यही पावर फिगर जो कि टीवीएस की राइडर है, जो काफी बेहतर गाड़ी मानी जाती है, लगभग आपको 0.66 PS की पावर ज्यादा मिल रही है राइडर में और वही 0.3 Nm का टॉर्क ज्यादा मिल रहा है आपको SP के मुकाबले। वही आपको 0.12 PS की पावर और भी ज्यादा मिल रही है ग्लैमर में। साथ ही जो टॉर्क है वो भी आपको 0.3 Nm का ज्यादा मिल रहा है। पल्सर में थोड़ा सा और ज्यादा सबके मुकाबले मिल जाता है, जो कि 1.08 PS की पावर ज्यादा है SP के मुकाबले। वही आपको 0.1 Nm का टॉर्क भी ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसा है कि तीनों इंजन के मुकाबले यहाँ पे आपको पावर और कहीं ना कहीं टॉर्क कम देखने को मिल रही है SP 125 2023 में। कब वेट जान लेते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी गाड़ी वेट हेवी रही उतनी गाड़ी हाईवे पे स्टेबल चलती है हाई स्पीड पे। और इसके कुछ फायदे और भी हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो SP 125 आपको 117 किलो जो इसका ओवरऑल कर्ब वेट है मिल जाता है। राइडर 123 किलो जो कि लगभग 7 किलो से ज्यादा है। ग्लैमर भी आपकी लगभग 7 किलो से ज्यादा है और 27 किलो से ज्यादा पल्सर NS आपको मिल जाती है। यानी सेगमेंट में सबसे हल्की गाड़ी आपकी SP 125 है। ज्यादा कर्व वेट अगर रहा तो गाड़ी हाईवे पे स्टेबल चलती है, फुल स्पीड में अच्छी आपको जो है ग्रिप बना करके चलती है। हवा के झोंके आते हैं, यानी कि मतलब बारिश के दिनों में तो गाड़ी हिलती नहीं है, डुलती नहीं है, वो वाली चीजें होती है अगर कर्व वेट मेंटेन रहा तो। वही अगर ज्यादा ही जो कर्व वेट है वो रहा तो फिर आपको कहीं ना कहीं हाई स्पीड में ब्रेकिंग के इश्यू आना शुरू हो जाते हैं। और वही कम कर्व वेट रहा तो गाड़ी की स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत कम मिलती है। कम स्पीड में चलाओ तो अच्छी चलती है, लेकिन ब्रेक भी आपके कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट है वो आगे की तरफ नहीं खींचता है, जिस वजह से ब्रेकिंग थोड़ी बहुत आपको अच्छी मिल जाती है। बढ़ते हैं आगे और पावर टू वेट रेशियो की बात करते हैं। किस तरह से मेंटेन रखा है SP 125 2023 के मॉडल में पावर टू वेट रेशियो। तो पावर टू वेट रेशियो वो वाली चीज है जो हर गाड़ी में ज्यादा होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और ये जितना ज्यादा होता है उतनी आपकी गाड़ी के लिए बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है बताऊंगा आगे। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कर्व वेट यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा था 117 किलो मिल रहा है और वही मैक्स पावर 10.72 PS की ऑफर की जा रही है। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ पे 91.62 PS पर टर्न के हिसाब से जो आपको पावर टू वेट रेशियो मिल रहा है, विच इज क्वाइट गुड। सेगमेंट में सबसे ज्यादा इसे कहा जा सकता है और इसके फायदे बताऊंगा। टॉर्क टू वेट रेशियो भी देख लेते हैं। तो टॉर्क टू वेट रेशियो देखने के लिए फिर से कर्व वेट देखा जाता है, जो कि मैंने बता दिया आपको 117 किलो मिल रहा है। मैक्स टॉर्क 10.9 Nm जो यहां मिल रहा है, जैसे मैंने कहा था। और अब इस हिसाब से, इस आंकड़ों के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 93.16 Nm ह्यूज, काफी बड़ा है ये, ज्यादा से ज्यादा यहां मिल रहा है आपको पर टन। 93.16 Nm पर टन के हिसाब से टॉर्क टू वेट रेशियो आपको मिल रहा है।
पावर टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होने का क्या मतलब है, या फिर ये क्यों ज्यादा चाहिए गाड़ी के अंदर। फायदे ऐसे हैं कि मैक्स लोड आपकी गाड़ी उठा पाती है, यानी 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, या फिर 3 बंदे मत बिठाना, 2 बंदे बैठे हैं, कुछ सामान लदा है गाड़ी के ऊपर, तब भी आपकी गाड़ी आराम से जो है आगे की ओर चल पड़ती है, चढ़ान पे भी बेहतरीन तरीके से चढ़ जाती है। इनिशियल पिकअप यानी पहले गियर पे ही जो पिकअप हमें मिलना चाहिए एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वैसा हमें मिल जाता है। कम स्पीड में भी आपकी गाड़ी यानी कम गियर में भी आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को आराम से ओवरटेक करने में सक्षम हो जाती है। गड्ढों में कम ज्यादा स्पीड करने के दौरान गाड़ी का पिकअप जैसे मैंने कहा बेहतर मिल जाता है। गड्ढों वाले रास्तों में चलाने में भी आसानी आपको हो जाती है, ज्यादा स्पीड में आप इसे भगा सकते हो, टॉप स्पीड तक अचीव किया जा सकता है। ऐसे तरह तरह के तमाम तरह के जो फायदे हैं वो आपको टॉर्क टू वेट रेशियो, पावर टू वेट रेशियो ज्यादा होने की वजह से मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि पावर टू वेट रेशियो या फिर टॉर्क टू वेट रेशियो, ये दोनों रेशियो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए जो कि SP125 में आपको मिल रहे हैं। अब देखो ऐसा है कि ये SP125 125 सीसी सेगमेंट की आने वाली गाड़ी है। होंडा ने काफी बेहतरीन तरीके से इसे बनाया हुआ है। ये 125 सीसी में आए तो आए, साथ ही माइलेज भी लेकर के आए। माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी यहां पे आप इसे कह सकते हो। तो यहां पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिल रहा है, और इसका माइलेज ARAI यानी कि कंपनी की ओर से जो क्लेम किया जाता है 70 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम किया जाता है। लेकिन रेडर में आपको कहीं ना कहीं 3 किलोमीटर कम जो है क्लेम किया जाता है इस पर्टिकुलर गाड़ी के मुकाबले, और वही ग्लैमर में 5 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कम क्लेम किया जाता है। और वही पल्सर में आपको यानी NS125 पल्सर में आपको लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर ह्यूज फर्क है, यहाँ पे भी कम क्लेम किया जा रहा है। यानी सबसे ज्यादा माइलेज आपको इसी SP125 में देखने को मिलेगा। अब देखो ऐसा है कि माइलेज हर तरह के लोगों को अलग अलग मिलता हुआ है, क्योंकि किसी किसी की स्टाइल होती है अलग चलाने की। कुछ लोग अच्छे से चलाते हैं, कुछ लोग रफ चलाते हैं। हर तरह के ड्राइवर राइडर्स अपने इंडिया में भरे पड़े हैं। तो ऐसा है कि कंपनी अगर 70 क्लेम कर रही है तो आप पकड़ के चलो 60-65 के आसपास आपको थोड़े से थोड़े हालात में माइलेज मिल सकता है। कुछ लोगों को 55 मिला हुआ है, कुछ लोगों को 60, तो कुछ लोगों को 65। आप मान के चलो 60 के करीब करीब माइलेज मिलता है इस पर्टिकुलर गाड़ी का। और अब जब ये अपडेट होकर के आई है E20 यानी कि इथेनॉल पेट्रोल इसके अंदर चल सकता है। इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है, व्हाट इज E20। अप्रैल 2023 से ये सभी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में लागू होने जा रहा है, इनफैक्ट हो भी चुका है। ये क्या वाला है, क्या चीज़ है, नॉर्मल पेट्रोल इसमें चलेगा नहीं चलेगा, जो भी चीज़ें है आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी। फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं SP125 पे, और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मुद्दे की बिल्ड क्वालिटी के मामले में कैसी है ये गाड़ी, क्या यहाँ आपको बेहतर मिल रहा है। तो देखो ऐसा है, इस गाड़ी को जिस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है यानी जिस चेसी पे इसका कंस्ट्रक्शन करा गया है उसका डायमंड फ्रेम नाम है। यही डायमंड फ्रेम चेसी पहले भी यूज की जा रही थी और ये काफी बेहतर है, मजबूत है। इस गाड़ी में आपको बाकी वैसे इसको काफ़ी सारे लोगों ने चलाया है, देखा है, मैंने भी जब इसे देखा, चलाया, महसूस किया तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि गार्ड्स की क्वालिटी है, फिर आपका जो प्लास्टिक मटेरियल इसमें यूज़ करा गया है, मिरर की क्वालिटी है, सीट की क्वालिटी है, इनफैक्ट जो स्टील आयरन मटेरियल इसमें यूज़ करा गया है, ग्लास क्वालिटी जैसे हेडलैम्प के ऊपर है, रियर लैम्प के ऊपर है, इंडिकेटर्स के ऊपर है, सब कुछ A1 लगा, बेहतर लगा। जिस वजह से यहाँ पे ये कहा जाना मुश्किल है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको खराब मिल रही है, नहीं, काफ़ी अच्छी मिल रही है। इनफैक्ट सस्पेंशंस की क्वालिटी भी यहाँ बेहतर मिल रही है आपको। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती है। कुछ सेफ्टी फीचर्स भी इस गाड़ी में मिलते हैं आपको, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए, जैसे CBS ब्रेकिंग सिस्टम, वैसे इसमें डिस्क भी आपको मिल जाती है। और सेफ्टी के लिए लेग गार्ड, जो कि आपको गाड़ी गिरने पर गाड़ी के बॉडी की साथ साथ आपके पैरों की भी रक्षा करते हैं, सारी गार्ड मिल जाता है। जो कि पीछे लेडीज बैठते हैं घर के, उनको कहीं ना कहीं सारी टायर के अंदर ना जाए, इसलिए ये लगा रहता है, जो कि नॉर्म्स है इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक और फीचर है, मैं श्योर नहीं हूं इसके बारे में, नई गाड़ी में शायद ये देखने को मिल सकता है, शायद ना भी मिल सकता है, जो कि है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। यानी कि अगर आपका साइड स्टैंड नीचे रहा
तो गाड़ी आपकी चालू नहीं होगी, विच इज ये भी एक तरह का सेफ्टी फीचर माना जा सकता है। इन सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी जैसे कि मैंने बताई आपको गाड़ी की मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपके लिए सेफ मालूम पड़ती है। अब मुद्दे की बात करते हैं आगे बढ़ करके, और वो है इसके डायमेंशंस। ये क्या लंबी है, चौड़ी है, किनके मुकाबले कैसी है, क्या ये आपके लिए हाईवे या फिर सिटी में चलाने के लिए बेहतर है, टेक्निकली पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। तो देखो अगर लेंथ की बात कर ली जाए तो SP 125 में आपको 2020 यानी 2020 mm की लेंथ ऑफर की जा रही है होंडा द्वारा, जो कि लगभग 50 mm ज्यादा है राइडर की लेंथ, और वही SP के मुकाबले ग्लैमर की लगभग 31 mm ज्यादा है, लेकिन पल्सर की 8 mm कम है। तो जी नहीं, ये गाड़ी लंबी तो नहीं है, बस पल्सर के मुकाबले थोड़ी सी लंबी यहां नजर आती है, बाकी दोनों गाड़ियों के मुकाबले आपको थोड़ी छोटी नजर आती है। और चौड़ाई क्या कहती है इसकी, तो यहाँ पे आपको 785 mm की जो विड्थ है वो मिल जाती है, जो कि राइडर के लगभग बराबर की है। ग्लैमर में 65 mm आपको कहीं ना कहीं कम मिल रही है, पल्सर NS में 25 mm ज्यादा मिल रही है। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे हाइट की बात कर लेते हैं, जो कि आपको SP 125 में 1103 mm की मिल रही है, यानी 1103 mm की मिल रही है। राइडर की इसके मुकाबले 75 mm से कम है, ग्लैमर की उसके मुकाबले 29 mm से कम है, और पल्सर NS 125 की हाइट लगभग 25 mm कम है SP 125 के मुकाबले। तो यहाँ ये गाड़ी आप कह सकते हो कि ऊंची जरूर है बाकी सबके मुकाबले। वही अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जितना ज्यादा रहा उतनी गाड़ी ओबड़ खाबड़ रास्तों में, खराब रास्तों में चलाने के लिए इजी साबित होती है, अदरवाइज नीचे से कुछ ना कुछ लगते ही रहता है। तो SP 125 में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, जो कि 20 mm कम है राइडर के मुकाबले। ग्लैमर के मुकाबले भी 20 mm कम है, और पल्सर के मुकाबले भी आप लगभग 19-20 mm कम है। यानी सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस लेकर के ये गाड़ी मार्केट में आ रही है। पहले भी इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिला करता था, अब इसका पिछला टायर थोड़ा सा मैं कहूंगा 1 इंच से छोटा कर दिया है, और कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रॉड भी कर दिया है, जिस वजह से शायद इसका ग्राउंड क्लियरेंस और कम हो जाए। तो यहां पे तो दिक्कत है। अब ये चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वैसे इतना भी ज्यादा कम नहीं है कि जितना हम सोचते हैं, क्योंकि इसी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इसे कुछ जगह पे ऑफ रोडिंग भी चलाया गया है, जिसमें बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि नीचे से कुछ ना कुछ हिट हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं डर जरूर लगा रहेगा बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स या फिर गड्ढों वाले रास्तों में कि इसके नीचे से इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ कुछ ना कुछ लग जाए। आगे चल के बात करते हैं व्हील बेस की। ये भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा व्हील बेस रहा गाड़ी उतनी आपकी हाईवे पे स्टेबल चलती है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस अच्छा देती है, और जितना कम रहा उतनी आपकी गाड़ी सिटी में काफी अच्छी चलती है, यानी कि आपको ट्रैफिक में घुमाने के लिए बेहतर हो जाता है, गलियारों में से निकालने के लिए बेहतर हो जाता है, कहीं ना कहीं यूटर्न लेने के लिए, घुमाने के लिए गाड़ी अच्छी साबित होती है अगर व्हील बेस कम रहा तो यहां पे इसका कैसा है, SP 125 में आपको 1285 mm मिल रहा है, जो कि लगभग 41 mm ज्यादा है राइडर का, वही 12 mm कम है ग्लैमर का, और वही 68 mm ज्यादा है पल्सर NS 125 का। तो यहाँ पे ठीक ठाक मैं कहूँगा मिल रहा है आपको, जो कि सिटी के साथ साथ हाईवे पे भी इस गाड़ी को कहीं ना कहीं आप आराम से थोड़ा बहुत चला पाओगे, जो कि बेहतर चीज मुझे लगी। इसके अलावा गाड़ी चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग पोजीशन। तो देखो ऐसा है कि SP में आपको पूरी तरह से सिंगल सीट मिल रही है, बाकी गाड़ियों में आपको स्टेप अप सीट्स मिल जाती है, ग्लैमर में भी सिंगल मिल जाती है। तो सीटिंग पोजीशन यहाँ पे काफी अच्छी है, चाहे पीछे सिंगल साइड बैठने वाली कोई लेडीज हो, या फिर डबल साइड बैठने वाली कोई लेडीज हो, या फिर जेंट्स हो, पीछे पिलियन के लिए बेहतर है। राइडर के लिए भी काफी अच्छी यहाँ सिटिंग पोजीशन मिल रही है, और फिर लंबी सीट भी है, तो आपको 2 बंदों के साथ कुछ सामान वामान रखने में भी आसानी हो जाती है। इस तरह की इसकी सिटिंग पोजीशन है। लेकिन हाइट क्या कहती है, क्योंकि हाइट भी जरूरी होती है, तो आपको SP 125 में 790 mm की सीट हाइट मिल रही है, जो पूरी तरह से सिंगल सीट है जैसे मैंने कहा, जो कि राइडर की लगभग 10 mm से कम आपको मिल रही है, तो ग्लैमर की 8 mm से ज्यादा मिल रही है, वही पल्सर की 15 mm से और भी ज्यादा मिल रही है।
तो ऐसा है कि अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर उससे थोड़ी सी नीचे है, यूँ कह लो कि 5.4 फीट भी है, तब भी आप इस ESP 125 को आराम से चला पाओगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हल्की भी है गाड़ी, तो आपको यहाँ पे और भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, जो कि आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। वही टायर्स का भी काफी बड़ा रोल होता है गाड़ी के अंदर। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था कि आपको फ्रंट और रियर में ट्यूबलेस टायर्स जो कि 80/100 सेक्शन के 18 इंचेस के मिला करते थे, लेकिन अब हुआ ये है कि आपको आगे 80/100 18 इंचेस का जो टायर है वो मिल रहा है ट्यूबलेस, और पीछे बिल्कुल इसके एग्जैक्ट उल्टा कर दिया गया है, 100/80 सेक्शन का 18 इंच का टायर आपको मिल रहा है। तो मतलब 80/100 था, अब 100/80 कर दिया है। 20 mm टायर आपका ब्रॉड हो गया है। 20 mm कितना है मैं बताता हूँ आपको, लगभग इतना। तो ये कुछ बड़ा आंकड़ा है नहीं, वैसे इसमें मैं कहूँगा थोड़ा से और बड़े टायर्स ये हो सकते थे। फिर भी आपको ये माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, माइट भी, जो कि माइलेज 70 मैंने बताया था, उसमें और कम आ सकता है, लेकिन गाड़ी की ओवरऑल स्टेबिलिटी शायद थोड़ी बहुत सुधर सकती है। कॉर्नरिंग के टाइम पे आपको आसानी हो सकती है। कहीं ना कहीं बारिश के दिनों में सडनली ब्रेक लगा देने के बाद गाड़ी कहीं ना कहीं स्किड हुआ करती थी पहले ये, अब शायद ये प्रॉब्लम ना आए। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतने से में कुछ नहीं होता, कम से कम इतना टायर बड़ा होना चाहिए था, यानी कि 120-140 तक शायद हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इसमें कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है। इंजन में बदलाव किया गया है, E20 जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था, जिसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूं मैं, और टायर, और फिर थोड़े बहुत ग्राफिकली चेंज हो सकते हैं। तो ये फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये गाड़ी कुछ अपने आप में बेहतर फीचर्स भी लेकर के आती है, जैसे कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो पूरी तरह से डिजिटल मिल जाता है, स्पीडोमीटर भी आपको डिजिटल मिल जाता है इसके अंदर, फ्यूल गेज और फिर लो फ्यूल इंडिकेटर भी इसमें डिजिटल आपको देखने को मिलता है, लो ऑयल इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाता है, इंजन किल स्विच हाँ ये भी आपको इसमें मिल जाता है, हेडलाइट जो है वो LED का मिलता है, पास लाइट मिल जाता है एज अ सेफ्टी फीचर। इसके बाद साइलेंट स्टार्ट विथ ACG टेक्नोलॉजी इसके अंदर आपको मिल जाती है, यानी गाड़ी चालू करने के वक्त आवाज नहीं आती है ज़्यादा, जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों की आती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, और फिर इको इंडिकेटर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। इन सभी फीचर्स के साथ ये गाड़ी आपको होंडा द्वारा ऑफर की जा रही है 2023 मॉडल में। अब मुद्दे की बात तो ये है कि किस तरह से रहेगा इसका सर्विस नेटवर्क और फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। सर्विस नेटवर्क की मैं बात करूं तो होंडा है, जापानीज ब्रांड है। अगर आप बड़े सिटी में रहते हो तो वहाँ पे इसके सर्विस सेंटर्स जगह जगह पे अवेलेबल है, कहीं पे भी जाकर के आप इस गाड़ी की जो है मरम्मत करा सकते हो, जो कि गूगल रेटिंग्स अगर आप देखोगे होंडा की तो 4 स्टार्स अबो रहती है। कुछ जगह पे है जो 4 से नीचे है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे अच्छी सर्विस इनकी देखने को मिली हुई है। रही स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की, तो देखो पहले आपको याद होगा शाइन 125 तो बिल्कुल आ ही रही है, लेकिन CB शाइन ESP नाम की एक गाड़ी आया करती थी पहले, जिसको शाइन निकाल करके सिर्फ ESP कर दिया है। वही गाड़ी पिछले कुछ सालों पहले इन्होंने लॉन्च करी हुई थी होंडा वालों ने। वही कहानी आगे, वही सिलसिला आगे चला के रखा इन लोगों ने, और फिर अब जो है 2023 में नए अपडेट के साथ उसी ESP को कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ, और जैसे मैंने कहा टायर इंजन जो भी है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उतार दिया है। कहने का मतलब ये गाड़ी वैसे पहले से चलती आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसके स्पेयर पार्ट वही के वही रहेंगे पहले से। तो इसके स्पेयर पार्ट ऑलरेडी गलियारों में, गांव खेड़ों में, पहाड़ों में कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो चुके हैं। तो मान लो अगर आप किसी गड्ढे वाले रास्तों में, खराब रास्तों में, या फिर पहाड़ों में कहीं दूर दरार वाले इलाके में फंस जाते हो, गाड़ी आपकी वहां बंद पड़ जाती है, तो वहां पे भी इसके स्पेयर पार्ट शायद अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया है तो वहां पे आज भी दिक्कतें आने की संभावना है। ये चीज ध्यान में रखकर आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। अब बढ़ते हैं मोरल पे। मुद्दे की बात तो यही है, किन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी है, किन लोगों ने इस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, और फिर किन लोगों के लिए यह बेहतर ऑप्शन रह सकता है। तो देखो मैं कुछ पर्पस बता रहा हूं, अगर वो आपके साथ मैच हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हो। सबसे पहला, अगर आप ऐसे बंदे हो जो इकोनॉमिकल यानी कि 125 सीसी की गाड़ी चाहते हो और उसमें आपको माइलेज भी बेहतर चाहिए। जनरली 125 सीसी की गाड़ियों में 100-110 सीसी सेगमेंट की गाड़ियों के मुकाबले कम ही माइलेज मिलता है, लेकिन पावर तो आपको ज़्यादा मिल ही जाती है। साथ ही साथ आपको अगर स्पीड के साथ माइलेज भी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। दूसरा,
अगर आपका नॉर्मल यूज़ है, यानी बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीडिंग आपकी नहीं रहती है, नॉर्मल आपका सिटी में यूज़ है, और साथ ही साथ अगर 90-100 किलोमीटर हफ्ते में एक आध बार जाना होता है, 2-3 बार जाना होता है, तो आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। दूसरा। तीसरा, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तभी आप इसे खरीद सकते हो। चौथा, अगर आप कहीं ना कहीं मतलब जैसे ऑफिस गोइंग बंदे हो, डेली के आपके अप डाउन 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर होते रहती है, कहीं ना कहीं आप छोटे बजट में फैमिली ओरिएंटेड होंडा के भरोसे के साथ वाली गाड़ी देख रहे हो, होंडा के इंजन वाली गाड़ी देख रहे हो, तो हाँ, ये गाड़ी आपके लिए है, आप इसे खरीद सकते हो। इंजन इसका अच्छा है। आपकी एज थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो चुकी है, बैक पेन के कहीं ना कहीं इश्यूज आपको आते हैं, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता इसको, लेकिन सस्पेंशन एडजस्ट करके आप इसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी है, इन लोगों ने इसे खरीदना चाहिए या फिर खरीद सकते हो। आफ्टर ऑल चॉइस आप लोगों की है। अगर आप भी पर्टिकुलर इस गाड़ी को यूज कर रहे हो तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हो। नीचे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जो लिंक है वो दे रखी है, और कमेंट में भी आप लिख करके भेज सकते हो, क्योंकि हर मंडे मैं लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क कैटेगरी के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया एक्सपीरियंस, चाहे लिखकर हो चाहे वीडियो के थ्रूथ हो, वो हम यहाँ बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इस पर्टिकुलर गाड़ी की असलियत पता चल सके, उनको भी खरीदने में आसानी हो जाए आपके एक्सपीरियंस के थ्रूथ। क्योंकि उसमें क्या जो है फायदे आपको मिल रहे हैं, क्या नुकसान आपको मिल रहे हैं, वो सब लोगों को पता चल सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपके कुछ सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो करके भी पूछ सकते हो, क्योंकि संडे कमेंट बॉक्स भी आता है हमारा, जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब तसल्ली से ब्रीफ करके दे दूंगा। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।